Today we are going to start a new topic, work and energy. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इन डेली रूटीन लाइफ में सपोज एनी पर्सन जो रेस्ट पे है या सोया हुआ है उसकी एनर्जी कम होती है इन कंपेरिजन टू द पर्सन हु इज मूविंग. जो बंदा एक्सरसाइज करता है, मूव कर रहा होता है, दौड़ रहा होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द पर्सन विच इज मूविंग हैविंग मोर एनर्जी देन द पर्सन हु इज इन स्लीपिंग, राइट? तो हम काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन देखते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर एक्चुअल में होता है के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर. इसको हम इस तरीके से लिखते हैं लाइक दिस. तो हमें किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन सपोज हम उस सिस्टम में मान लें, कोई एक सिस्टम ले लें जिसमें सम ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? ऐसे होंगे सम ऑफ पार्टिकल्स, जिनकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको सम कर देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम निकल आएगी. मतलब उस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो एन पार्टिकल्स की टोटल जो काइनेटिक एनर्जी को हम सम करेंगे तो हमारी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, राइट? अगर सपोज इफ देयर इज नो एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द सिस्टम, कोई फोर्स अप्लाई किया ही नहीं गया है, तो क्या होगा? सिस्टम की वेलोसिटी जो होगी क्या होगी? कांस्टेंट होगी. जब अगर सिस्टम की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी? सेम होगी. जब हमने उस सिस्टम पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. भले ही उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, लेकिन जो फोर्स ही नहीं लगाया तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के लिए यू हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. अब वो एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाओगे? दैट डिपेंड्स. अगर आप एक्सटर्नल फोर्स परपेंडिकुलर लगाते हो वेलोसिटी के तो क्या होगा? हमारा जो कहने की क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इसलिए you have to apply the force tangentially, तभी उसके सिस्टम में कुछ उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा. अगर उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है तो यू विल नॉट गेट एनी काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो अब क्या करते हैं, हमारी काइनेटिक एनर्जी सपोज ये है, इसको यहां हमने ले लिया. इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर डी अपॉन डी टी डी के अपॉन डी टी इक्वल टू क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हाफ कट जाएगा, हाफ एम बी डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा. और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज टेंजेंशियली फोर्स है along, this is tangentially force along the velocity of particle f into v. कहने का मतलब यह है किसी सिस्टम के पार्टिकल में या सिस्टम में कोई चेंज अगर नजर आता है, वो तभी नजर आएगा when you are applying force tangentially. अगर परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे तो कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे, राइट? अब इसको आपने डिफरेंट कर दिया, ये हो गया. सपोज अब ये आपने डिफाइन कर लिया, ये डिफरेंशिएट करके काइनेटिक एनर्जी को, ये आपका आ गया. सपोज अगर जो आपकी टेंजेंशियल जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसकी वेलोसिटी से थीटा एंगल जो है कि बनाता है. सपोज जो भी फोर्स अप्लाई किया है, यानी टेंजेंशियल जो फोर्स अप्लाई किया है, जो सिस्टम की वेलोसिटी डेवलप करता है उससे थीटा एंगल टर्न मतलब थीटा एंगल बनाता है.
that makes a theta angle, then dk upon dt is equal to fb cos theta, fb cos theta, राइट। अगर जो टेंजेंशियल फोर्स है वेलोसिटी में जो उसमें मूवमेंट डेवलप हुआ उससे जो है थीटा एंगल टर्न बनाता है, तो v cos थीटा हो जाएगा आपका, राइट। इसको आप डिफाइन कर सकते हो लाइक दिस, और वेलोसिटी को क्या ले सकते हो, dr अपॉन dt, ऐसा कर सकते हो। और इसको फिर इसी को जो है आप ऐसा लिख सकते हो, dk इक्वल टू f डॉट dr, यानी आपका एक रिलेशन एक बिल्डअप हो जाएगा। ये नहीं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सिस्टम में कोई मूवमेंट लाना है या उसमें कोई वेलोसिटी जनरेट करनी है तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स टेंजेंशियली। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो आप ये रिलेशन बना सकते हो, यहां पहुंच जाओगे या ये यहां पहुंच सकते हो। और जो वर्क डन जो होता है, एक जो रिलेशन डेवलप होता है हमारे वर्क डन का, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट प्रोडक्ट dr। अगर आपने जो है फोर्स अप्लाई किया है अलोंग डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाई किया अलोंग डिस्प्लेसमेंट जो थीटा एंगल बनाता है, तो आपका रिलेशन ये डेवलप हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f cos थीटा dr, ठीक है। और ये हमारा जब इंटीग्रेट करोगे, तो ये हमारा इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, सपोज एफ डी आर हमने क्या बनाया है, एफ डी आर हमने क्या रिलेशन निकाला है, एफ डी आर डीके इक्वल टू एफ डी आर आपने निकाल लिया है यहां से। डीके इक्वल टू यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी आर, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है। और अब वर्क डिफाइन अगर हम करते हैं तो वर्क इज इक्वल टू जो होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, और उसको अगर ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल तरफ बनाता है, सपोज ये है फोर्स आपने अप्लाई किया है, डिस्प्लेसमेंट अब यहां हो रहा है, ये थीटा एंगल तरफ बनाता है, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस इंटीग्रेशन एफ कॉस थीटा डी आर। और चूंकि और ये एफ डी आर क्या है, दिस सिंपली दिस डीके, डीके इज इक्वल टू K2 माइनस K1। इट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज, यानी कि जो वर्क डन होगा सिस्टम पे, जो वर्क डन होगा सिस्टम पे वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। कोई फोर्स अपने अप्लाई किया सिस्टम के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी equal to change in kinetic energy, that is equal to integration of dk is equal to K2 minus K1। इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब एनी जो आपने आपने जो फोर्स अप्लाई किया है किसी सिस्टम के ऊपर, अब जो आपने वर्कडन बनाया है, जो वर्कडन मिला है आपको, चेंज जो वर्क मिला है, वर्कडन मिला है सिस्टम के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू change in kinetic energy, right? Work done is equal to change in kinetic energy। Suppose आपने यहाँ डिफाइन कर लिया dk is equal to f dot dr, निकाल लिया आपने। और वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई किया है किसी पार्टिकल या बॉडी के ऊपर, अगर उसमें मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है r, उससे जो एंगल बन रहा है जो डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा बन रहा है, तो वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, एफ डॉट डी आर, और डी आर को कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू डी आर। इंटीग्रेशन करेंगे इसको और इसको, ये हमारा थी कि एफ कॉस थीटा डी आर है, राइट। और हमारा क्या नाम है, एफ डी आर क्या है सच, दिस इज सिंपली डीके, change in kinetic energy, change in kinetic energy like this equal to this is equal to W. It means work done on the system by resultant force is equal to change in kinetic energy,
राइट। अब सपोज जो आपके पास सिस्टम है, सिस्टम इज जो बना हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, तो टोटल जो वर्क डन होगा हम अगर निकालना चाहते हैं तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल होंगे, जो इंडिविजुअल पार्टिकल होगा, ये देखिए ना, जो एफ फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल के ऊपर जो वर्क डन होगा सबका सम करोगे तो टोटल वर्क डन निकलेगा। इंडिविजुअल रिजल्टेंट वर्क डन नहीं निकलेगा। आप टोटल वर्क डन जो है जितने पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स हैं, उनको सम कर दोगे, उनका जो वर्क डन निकाल लोगे तो आपका टोटल वर्क डन आएगा। राइट, ये आप करोगे। सेकेंड सपोज सिंपली एक डिफिनीशन है, डिफिनीशन आपको तो समझने की जरूरत है। अब पावर क्या होता है? पावर सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब पावर इज इक्वल टू, अगर इसको हम क्या नाम डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारा क्या होगा, और क्या नाम है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, और डब्ल्यू क्या है, एफ डब्ल्यू यहां से निकाल लेंगे, पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। हमने जो पहले शुरू में डिफाइन कर रखा है, डब्ल्यू हमारा है, व्हाट इज दिस, एफ डी आर है, तो और डी आर अपॉन डी टी व्हाट इज वेलोसिटी, तो यानी कि वो जो पावर हमारा निकल के आएगा दिस वन। ठीक है, करेंगे तो आप काफी पढ़ने क्लियर हो जाएंगे कि वर्क एनर्जी में क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। ठीक है, लेकिन अगर अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो है ना कि फोर्स जो हम किसी बॉडी को लगा रहे हैं अगर यूनिफॉर्म है, अगर मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, तो हमने जो है सिंपली जो वर्क डन निकलता था एफ इंटू एस निकाल लेते थे। ये ऐसा भी लिख सकते थे, एफ एस कॉस थीटा। अगर बॉडी के ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे थे अगर वो यूनिफॉर्म है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, तो हम ये निकाल लेते। लेकिन अगर बाय द वे वही फोर्स वेरिएबल फोर्स हो गया, और जो जिस बॉडी के ऊपर हम लगा रहे हैं अगर उसकी जो पोजिशनिंग है सपोज फ्रॉम S1 टू S2 हो रही है, तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे। वर्क डन हमारा निकल के आएगा ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ S1 टू S2, जो पोजिशन है उसकी चेंज हो रही है, एफ डी एस। और ये जो एफ डी एस जो निकल के आएगा, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, हमारा जो है एरिया अंडर एफ एस डी एस का। अगर हम जो वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर जिसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम S1 टू S2, तो उसको इंटीग्रेट करके हम निकालेंगे वर्क डन। और जो ये चीज हमारा होगा वो एरिया ऑफ एफ और एस कर्व्स निकल के आएगा। ये बेसिकली एरिया ऑफ एफ एंड एस कर्व। ठीक है, और यूनिट में थोड़ा सा बता देता हूं, जो वर्क का जो यूनिट होता है बेसिकली जूल होता है, और एसआई यूनिट में होता है। सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है। एक जूल के बराबर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये सिंपली बुक्स में भी होती है, कभी भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा माइंड में होना चाहिए। राइट, तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा डिफिनीशन माइंड में होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज अभी तक अगर वही हमारा जो वर्क डन अगर हमें किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो सपोज उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देते हैं लाइक दिस, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जेड एफ जेड कैप लाइक दिस। और जो फोर्स आपने बॉडी के ऊपर लगाया है सपोज उसका जो है डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, इस तरीके लिख देते हैं। तो वर्क डन क्या निकालेंगे, वर्क डन कैसे निकालेंगे, हम सिंपली जो वर्क डन निकलेगा हमारा एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकालना है। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर बाय द वे वर्क डन निकालना है तो जो कार्टेशियन फॉर्म में हम उसको लिख लेंगे एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिख लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट भी जो है एक्स वाई जेड कंपोनेंट में लिख लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके निकल के आएगा। राइट,
ये माइंड में आपको थोड़ा माइंड में रखना है। तीसरा हमें थोड़ा माइंड में रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के तो फंडे आपके क्लियर हो गए, तो क्वेश्चन आसानी से जो वर्क एनर्जी के लग जाते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है हमारा, फर्स्ट हम डिफाइन कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कि हमारा क्या होता है, वर्क डन इन ए क्लोज पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स की बात हम कर रहे हैं, वर्क डन इन द क्लोज पाथ इज 0, राइट। और जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब फर्स्ट थिंग तो वर्क डन इन द क्लोज पाथ में उसका 0 होना चाहिए वर्क डन। सेकेंड क्या होगा हमारा, दैट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। कोई भी पाथ ले सकते हैं आप, ओनली जो क्या होगा उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ये सपोज है ए बी, तो ये जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे अगर वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली उसकी जो पोजीशन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पाथ को डिपेंड करता है, और एक्चुअल पाथ को डिपेंड नहीं करता। कोई भी पाथ को फॉलो कर सकता है, तो वो हमारा फोर्स क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें कई ऐसे आते हैं लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, राइट, और कई ऐसे फोर्स हैं जो उस लाइन में आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, वर्क डन इन जे क्लोज पाथ जो है 0 नहीं होगा, और वो जो फोर्स आप लगा रहे हैं उससे अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या कहीं वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर जा रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो उस पाथ पे डिपेंड करेगा किस पाथ को फॉलो करता है। अगर वो पाथ को फॉलो कर जाएगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव में आ जाएगा, लाइक फ्रिक्शन में और विस्कस फोर्स में होता है ऐसा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स द फोर्स in which work done in a closed path is 0 and that doesn't follow the actual path, they follow only just initial final position. कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा, वर्क डन इन ए क्लोज पाथ will not be 0, और वो उस पाथ पे डिपेंड करेगा, राइट। ये थोड़ा माइंड में रखना है इस चीज को। तो सपोज मैं अब यहाँ न्यूटन्स लॉ एंड वर्क डन, न्यूटन्स लॉ में क्या कहते हैं, सपोज दो बॉडी हैं, एक दूसरे पे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उनको अगर पहला सपोज बॉडी है दूसरे वाले बॉडी पे जो है फोर्स लगा रहा है, दूसरा बॉडी फर्स्ट वाले बॉडी फोर्स लगा रहा है, दोनों को अगर सम कर लेंगे तो 0 आएगा। लेकिन जो उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन मिलेगा, अगर उसको सम करते हैं तो वो ऑलवेज 0 नहीं होगा, राइट। फोर्स तो हो सकता है, एक दूसरे को एक्सर्ट करते हैं फोर्स, अगर उनको सम कर लेंगे तो 0 हो सकता है। लेकिन जो उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन आता है दैट विल, अगर उसको सम करेंगे तो दैट नॉट ऑलवेज बी 0, राइट। ये आपको हो क्या, फिर तीसरा जो आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग अगर है कोई, सपोज दिस इज स्प्रिंग, यहां आपने क्लैम कर दिया है और किसी फोर्स से इसको जो है हम खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, अगर उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, इलांगेट भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, उसमें जो इलांगेशन आएगा वो फोर्स की वजह से दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे, अगर उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लाइट,
ये प्लस माइनस हो सकता है। इट कुड बी, जब कंप्रेस करेंगे तो फोर्स के डायरेक्शन में भी जो है आपका जो है मूवमेंट हो सकता है। वो सब भी हो सकता है कि फोर्स जिधर लगा रहा है उसके अपोजिट साइड में मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर किसी स्प्रिंग को आप आइदर यू आर कंप्रेसिंग और इलांगेटिंग, तो उस हिसाब से आप जो है इस फोर्स इक्वल को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है फोर्स आप लगा रहे हैं स्प्रिंग के ऊपर, कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसकी जो मान लो सपोज एक्स है, कंप्रेस कर रहे हैं तो उसकी जो है जो इसकी जो लेंथ है वो कम हो रही है, फोर्स के डायरेक्शन भी कम हो रही है। तो उस हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और इसमें जो वर्क डन निकाले, कैसे निकाले? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? F dx। इनिशियल पोजीशन से 0 थी स्प्रिंग की, अगर आपने फोर्स लगाया तो उसमें सपोज इलांगेशन जो हुआ है x, तो F dx आप निकाल सकते हो वर्क डन। F क्या है? F इज माइनस के एक्स, रख दिया, इंटीग्रेट कर दिया तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। और यही जो वर्क होता है हमारा बेसिकली वो स्प्रिंग में, दैट इज बीइंग स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दिस इज बेसिकली एनर्जी व्हिच इज एनर्जी बेसिकली बीइंग स्टोर्ड इन द बॉडी, राइट। तो ये जो वर्क डन आता है हमारा, यही जो है हमारा बेसिकली क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वो स्प्रिंग में जो है स्टोर हो जाता है, राइट। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो सोल फंडे क्लियर हो जाएंगे। अभी लुक इट, मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और एक चौथा क्वेश्चन जो आपको मैं ग्राफली वन बता दूंगा, उसको भी देखना पड़ेगा, राइट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एनीबॉडी इज फॉलोइंग 3 पाथ्स, 1 path, 2 path एंड 3 paths फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब वो 3 पाथ को फॉलो करता है अंडर दी प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये माइंड में आपको रखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड में वो फॉलो करता है पाथ को, राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो आप। जहां ये बात आ जाती है तो आपको दिमाग में क्या होना चाहिए कि दिस इज बीइंग इफेक्टेड बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वर्किंग इन द क्लोज पाथ, क्लोज पाथ इज 0, राइट। चाहे वो यहां से बी तक गया, ये पाथ फॉलो किया हो 1 या 2 हो या 3 हो, दिस इज द क्लोज पाथ। नहीं, यो बॉडी जो है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज फॉलोइंग 3 पाथ, 1 पाथ, 2 पाथ, 3 पाथ, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये जैसे आपके दिमाग में आया कि दैट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड इन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बेसिकली ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है हमारा कि वर्क डन इन जो क्लोज लूप या क्लोज पाथ जो क्या होता है हमारा 0 होता है, और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। सारे हम यहां से डिपेंड किया, बी पे पहुंच गए, यहां से स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गया, यहां से स्टार्ट किया, बी पे 3 पाथ्स है हमारे, तो अल्टीमेटली ये यहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या होता है? 0 होता है। तो तीनों के केस में है W1 W2 और W3 के बीच में रिलेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा
W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। W सबके लिए बराबर हो जाएगा हमारा, राइट। यही हमारा जो है ऑप्शन होगा। क्लियर? क्योंकि ये जो बॉडी जो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, व्हाट द पाथ इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी। तो चूंकि दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें हमारा वर्क डन जो है 0 होता है इन लूप में, तो W1 W2 W3 जो है तीनों पाथ के लिए सेम होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K is cut into 2 pieces. कोई सपोज लेंथ है L, 2 पीस में कट किया गया है, सच दैट कि एक पीस की जो लेंथ है दूसरे पीस की लेंथ के डबल है। नहीं समझ पाए? मतलब एक की सपोज L है तो सेकेंड की जो 2L है। Then the longer length of force constant will be, कैसे निकालोगे? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। फॉर स्प्रिंग के लिए जो क्या होता है, एनी स्प्रिंग K इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमेशा माइंड में रखना है। राइट। तो कहता है क्या है, लिखा है फोर्स कांस्टेंट के निकालना है फॉर लॉन्गर लेंथ के लिए। तो लॉन्गर लेंथ कितना होगा? सपोज पहली की लेंथ L है, दूसरी की जो है 2L हो गई, तो लॉन्गर लेंथ कितना हो जाएगा? के लॉन्गर लेंथ कितना? 2L/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू KL। L को क्रॉस कर सकते हो आप, K डैश इज इक्वल टू 3K/2। ये निकल के आए। किसी भी स्प्रिंग के लिए जो है KL इक्वल टू कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट को उसके लेंथ से, जो स्प्रिंग के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कांस्टेंट निकल के आता है। ये माइंड में आपको रखना है। और चूंकि वो स्प्रिंग जो है कट की गई है 2 पार्ट में, एक की लेंथ L है, दूसरी की जो है 2L है। राइट। तो लॉन्गर जो उसकी जो है, जो स्प्रिंग कट की गई उसकी लेंथ, जो लॉन्गर लेंथ की जो स्प्रिंग है उसको जो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। के लॉन्गर की स्प्रिंग जो लेंथ आ जाएगी ये आ जाएगी, इसको के सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस सच दैट its centripetal force is varying with the time as AC is equal to K square or T square, where K is a constant. Find the power delivered to the force acting on it. Find power delivered to the particle P, force acting on it. राइट, कैसे निकालोगे? हमारा क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू K स्क्वायर और T स्क्वायर, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। दिस इज सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। हमारा क्या होता है, सेंट्रिफ्यूगेशन क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो इसको क्या ले सकते हो,
के स्क्वायर आर टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर में वी इक्वल टू व्हाट के आर टी। ये आपका निकला है नहीं, क्योंकि सेंट्रल एक्सटेंशन दिया उसकी वैल्यू हम अगर ये पुट कर देते तो ये रिलेशन हमारा बिल्डअप हो जाता है। हम v निकला है हमारा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू dv अपॉन dt इक्वल टू के आर अगर कर दो तो क्या निकल के आएगा, क्या आएगा ये जो है तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा ये जो है आपने इसको जो इसको v इक्वल क्या किया हो गया, इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करोगे तो dv अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट। और dv अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या नहीं, कैसे निकल के आएगा, नहीं आएगा। यहां से आपने ये वैल्यू पुट कर दिया, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का जो पार्ट उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आपका ये रिलेशन बिल्डअप हो गया। और इसको आप टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकते हो, इक्वल टू m इंटू के m इंटू के इंटू ए होता है, क्या हो जाएगा, राइट। नहीं इसको एम ए हो सकता है, एम ए की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये हो गया। ठीक है, तो पावर पूछ रहा है हमारा, पावर कैसे निकालोगे, पावर कैसे निकाल सकते हो, आपका जो है ये आ गया आपका टेंजेंशियल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स जो आपका ये आ गया, और पावर हमारा क्या होता है, आप यही टेंजेंशियल फोर्स ही जो उसके ऊपर जो है फोर्स की वजह से जो इफेक्ट करेगा, पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, यही फोर्स पे एक्ट करेगा। उसका जो जो सेंट्रिपेटल फोर्स होगा उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं आपने ये निकाल लिया, टेंजेंशियल फोर्स निकाल लिया। अब जो बॉडी को जो पावर डिलीवर्ड किया गया है केवल जो है दैट इज ओनली थ्रू टेंजेंशियल फोर्स, नॉट रेडियल फोर्स। इसको कैसे निकलेंगे, एफ इंटू एक रिलेशन हमारा पावर इक्वल टू एफ इंटू वी है। एफ हमारा क्या हो गया, एफ हमारा ये निकल आएगा एम के आर हो गया, और v की वैल्यू कहां से पुट कर सकते हो, यहां से पुट कर सकते हो, आर टी क्या हो जाएगा,
एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर सच दैट, जो उसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रिपिटल जो एक्सेलरेशन है, ये दिया हुआ है। तो कंफ्यूज किया है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, जहां वेयर इज द केस कांस्टेंट, फाइंड पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, मतलब वो जो किस पावर की वजह से मूव कर रहा है, तो वो रेडियल जो फोर्स है उसका इफेक्ट नहीं आएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स है उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ही जो है उसके मूवमेंट में इफेक्ट आएगा। दैट्स वही हमने जो क्या किया, ये दिया हुआ था, उसकी जो सेंट्रिपिटल जो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, ये पुट कर दिया। इससे हम क्या किया, v की वैल्यू निकाल ली, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। फिर टेंजेंशियल फोर्स निकाल लिया, और जो फोर्स जो डिलीवर किया गया है उसका पावर निकालना है, तो पावर का हमारा रिलेशन F इंटू वी होता है, F पुट कर दिया, टेंजेंशियल फोर्स निकाल लिया, और v की जो रिलेशन यहां से निकाल लिया था हमने, v स्क्वायर r दोनों पुट कर दिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। ए पार्टिकल इज एक्टेड बाय ए फोर्स F is equal to kx, where Q is the constant, its potential energy is 0 at is 0. Which curve represents the variation in the potential energy? कैसे सॉल्व करेंगे? पार्टिकल इज एक्टेड बाय द फोर्स, इसको कैसे करेंगे? F इज टू दिया हुआ है हमारा, सपोज kx, ये हमारा दिया हुआ है, तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? इसको वैसे निकाल सकते हैं, 0 ux d इक्वल टू माइनस 0 x f dx, मतलब दिस इज ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड x। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितना आएगा? माइनस f दिया हुआ है kx dx इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर 0 ux, और क्या दिया हमारा? पोटेंशियल एनर्जी एट एस इक्वल टू 0। तो हमारा कर्व जो आ जाएगा, हमारा जो इक्वेशन बन के आ जाएगी, माइनस हाफ स्क्वायर 0 ये क्वेश्चन बन के आ जाएगी। इंटीग्रेट करेंगे तो आप 0 to ux, जो ये क्या शो करता है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज फंक्शन ऑफ x, जो शो करता है हमारा ये नहीं होगा, राइट? हमें सबसे पहले क्या करना है, चूंकि फोर्स कहां से, ये फोर्स दिया हुआ है, और हमें इसी इक्वेशन का यूज करके हमें निकालना है।
और ये भी कह सकते हैं ये हमारा जो ग्राफ निकाला गया हमारे इन कंजर्वेटिव फोर्स में ही निकाला गया वो टेंशन एनर्जी। तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे और चूंकि ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा और वो हमारे क्या शो करता है, ये दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन द फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये हमारा पैराबोला शो करता है। पैराबोला कौन होगा, चूंकि माइनस में शो करता है तो इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है सपोज, उसमें कोई मास है, इस सीलिंग से लगा हुआ एंड ब्लॉक ऑफ एम इज अटैच्ड टू इट, ब्लॉक ऑफ एम इज अटैच्ड टू इट, मास रिलीज, जैसे इसको रिलीज किया गया है तो जब वो रिलीज नहीं किया गया तो अनस्ट्रेच रहता है, जैसे रिलीज किया गया तो उसमें जो इलांगेशन होता है तो वो पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो ड्यू टू इलास्टिक ऑफ स्प्रिंग, ड्यू टू इलास्टिसिटी, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज होगी हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स, ये नीचे प्रकट कर रहा है, इसके इक्वल होना चाहिए, इससे आप ये निकाल सकते हो, ये कट जाएगा तो के एक्स इक्वल टू 2 mg x इक्वल टू 2 mg अपॉन k। ठीक है, ये इसमें जो है ना, ये यहाँ जो किसी सीलिंग से इसको अटैच किया गया है और मास एम से उसको दूसरे एंड पे उस मास एम लगाया गया है जो ब्लॉक है, फिर उसको छोड़ दिया गया है, तो छोड़ते ही उसमें जो है यानी कि कुछ इलांगेशन होगा, तो वही इलांगेशन पूछ रहा है। इलांगेशन पूछने के लिए हमारा ये रिलेशन बनना होता है, यानी कि ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर टू एम जी एक्स, चूंकि एम के ऊपर जो मास जो जी किधर लगेगा, इसका जो वेट किधर होगा, एम जी इधर होगा, सपोज इलांगेशन एक्स होता है, इलांगेशन सपोज एक्स होता है तो एम जी एक्स हो जाएगा, एम जी एक्स हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स, सॉल्व कर लो तो आपका इक्वेशन आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।